दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 1 पर विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि इस भाग से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, संविधान के भाग 1 का शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 पर चलते हैं। यहां पर अनुच्छेद 1 का जो शीर्षक है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दोस्तों, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनका लिंक, तो आप उन नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अनुच्छेद कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी संघ का क्या नाम होगा। अब इसका सबसे पहले वाला खंड जो है वो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत के संविधान में भारत को किन नामों से संबोधित किया गया है। वहाँ पर 4 आपके सामने ऑप्शन होते हैं, भारत अर्थात इंडिया और हिंदुस्तान, भारत अर्थात इंडिया और आर्यव्रत। इस तरीके के वहाँ पर आपके सामने एग्जामिनर ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर भारत के संविधान में भारत को सिर्फ 2 नामों से संबोधित किया गया है, और वो 2 नाम कौन कौन से हैं? भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत और इंडिया दोनों नाम भारत के संविधान में दिए गए हैं। अब इसका खंड 2 कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। दोस्तों, संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं। हालांकि मूल संविधान में जिस समय पे संविधान बना तो उस समय पे 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की अनुसूची 1 में राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इसका खंड 2 बताता है कि भाई राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं खंड 3 के बारे में। खंड 3 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत पूरा देश, इसमें क्या क्या शामिल होंगे। तो कहता है नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी जितने भी राज्य हैं वो। नंबर 2 कहता है पहली अनुसूची में दिए गए संघराज्य क्षेत्र, यानी यूनियन टेरिटरीज, वो भी भारत का भाग होंगी। और कहता है कि ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अब ये जो खंड गया है दोस्तों, इसका मतलब है कि यदि किसी समय भारत कोई विदेशी क्षेत्र को अर्जित करता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार हो या चाहे वो युद्ध के किसी भी तरीके से, आप समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में भारत अगर कोई भी विदेशी क्षेत्र अर्जित करता है, कब्जा कर लेता है किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार या किसी भी तरीके से, तो वो क्षेत्र भी भारत का ही अंग होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 में 3 बातें दी गई हैं कि भाई भारत में शामिल होंगे सारे राज्य, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब। साथ ही शामिल होंगे संघराज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, और साथ ही शामिल होंगे यदि कोई क्षेत्र भविष्य में भारत द्वारा किसी विदेशी राज्य का अर्जित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 का शीर्षक है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है कि भाई संसद ऐसी शर्तों के अधीन जो वह जरूरी समझे संघ में नए राज्यों का स्थापना या कोई नए राज्य का प्रवेश करा सकती है। कहने का मतलब है कि संसद किसी भी राज्य का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे राज्य को देकर के नए राज्य के रूप में उसका निर्माण कर सकती है या किसी भी नए राज्य को प्रवेश दे सकती है। यहाँ से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एग्जामिनर आपसे पूछता है
कि भाई नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति किस में है। फिर वो आपके सामने ऑप्शन देगा राज्यों के विधानमंडल में, संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। तो इसका आंसर है संसद में, क्योंकि किसी भी नए राज्य की स्थापना संसद कर सकती है विधि बना करके, यानी कानून बना करके। चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 3 पर। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 का शीर्षक है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कहता है कि संसद विधि द्वारा क्या किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। जैसे सपोज दैट कि भाई संसद विधि द्वारा कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का ले ले, कुछ हिस्सा आपका उत्तराखंड का ले ले और किसी एक नए राज्य का निर्माण कर दे। तो ये पावर किस में है? ये पावर है संसद में। यानी यहाँ से भी एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किस में है? तो आंसर है संसद में। भारत की संसद विधि द्वारा भारत के किसी भी राज्य का या यूनियन टेरिटरीज का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं के क्षेत्रफल को भी परिवर्तित कर सकती है या नए राज्यों का भी निर्माण कर सकती है संसद विधि द्वारा। उसके बाद खंड खा कहता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। यानी भाई किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे किसी दूसरे राज्य का क्षेत्र काट करके, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। वही बात है कि एक राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे दूसरे राज्य का क्षेत्र घटा दे। और घ कहता है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। भाई किसी भी स्टेट की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी किसी भी राज्य के नाम में उसकी सीमाओं में या नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद में है। और इसका डा कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक परंतुक इसके साथ जुड़ा हुआ है। परंतुक कहता है कि ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना तथा संबंधित राज्य के विधान मंडल के विचार जाने बिना संसद में नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर परंतु कहता है कि भाई कोई भी ऐसा विधेयक जो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करता हो या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करता हो। सपोज डैट यदि संसद यूपी के नाम में परिवर्तन करना चाहती है उत्तर प्रदेश के नाम में, तो जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की मंजूरी उस पर लेनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन इसमें बता रखी है कि भाई जैसे सपोज डैट के यूपी के नाम में परिवर्तन करना चाहे संसद, तो यूपी के विधानमंडल में उसको विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यानी यूपी का जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उससे भी विचार जाने जाएंगे कि भाई क्या नाम में परिवर्तन करना चाहिए या नहीं, आपकी इसके बारे में क्या राय है। हालांकि राज्य का विधानमंडल जो राय दे वो संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई कोई भी यदि किसी भी राज्य के नाम में संसद परिवर्तन करती है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल में या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करती है राज्य के, तो संबंधित जो विधानमंडल है उसकी राय जाननी आवश्यक होगी उस राज्य के विधानमंडल की। लेकिन संसद उस राज्य के विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ भी आप नोट करते चलें। उसके बाद यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है, स्पष्टीकरण नंबर 1। इस स्पष्टीकरण का क्या कहना है? इस अनुच्छेद में खंड का से खंड तक राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, लेकिन परंतुक में राज्य के अंतर्गत राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है स्पष्टीकरण का, वो आप थोड़ा सा समझिएगा। कहने का मतलब है कि जो भी किसी राज्य के या संघ राज्य के क्षेत्र में नाम या उसकी सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है, लेकिन जो मैंने अभी आपको परंतुक बताया, परंतुक में अगर वो किसी संघ राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर रही है संसद या उसके जो क्षेत्र है सीमाओं का उसमें बदलाव कर रही है, तो उसको संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल से
विचार जानने की आवश्यकता नहीं है। यानी विचारार्थ संबंधित जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके विधानमंडल में ऐसा विधेयक रखना कोई जरूरी नहीं है। जैसे दिल्ली का आप मान के चले कि यदि दिल्ली के नाम में संसद परिवर्तन करना चाहती है तो उसको जो दिल्ली का विधानमंडल है उसके सामने उस विधेयक को विचारार्थ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये परंतु का मतलब है। उसके बाद स्पष्टीकरण नंबर 2, संसद को किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग को मिलाकर कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र निर्माण करने की शक्ति है। वही चीज़ है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भाई कोई भी जो राज्य है उसका निर्माण कर सकती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र का भी संसद निर्माण कर सकती है किसी राज्य के क्षेत्र को मिला करके। अनुच्छेद 4 दोस्तों, अनुच्छेद 4 का शीर्षक कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी कहता है कि अगर संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहती है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है या किसी नए राज्य का प्रवेश करना चाहती है संघ में, तो उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी उसमें जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 की, उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहाँ पर दूसरी चीज कही गई है अनुच्छेद 4 में कि भाई अनुच्छेद 2 या 3 के अनुसार कार्य करने पर अनुसूची 1 व 4 में भी संसद परिवर्तन कर सकती है। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब है दोस्तों, संविधान की अनुसूची में राज्यों की सूची दी गई है और संविधान की अनुसूची 4 में, यानी अनुसूची 1 में राज्यों की सूची हो गई और अनुसूची 4 में आपकी दी गई है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी भाई यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी और उत्तराखंड से कितनी सीटें आएंगी, पंजाब से, हरियाणा से, इस तरीके की जो राज्यसभा में सीटें किस प्रदेश से कितनी आएंगी वो अनुसूची 4 में दी गई है। तो कहने का मतलब है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 के अकॉर्डिंग कोई काम करेगी, यानी किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर देगी, राज्य को बड़ा कर देगी, छोटा कर देगी, नए राज्य को बना देगी, तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि भाई अगर नया राज्य बनाया तो अनुसूची 1 में उसका नाम वहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में सभी राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम लिख रखा है। तो कोई नया राज्य जब संसद बनाएगी तो अनुसूची 1 में उसका नाम लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि कोई राज्य क्षेत्र में, राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, छोटा करेगी, राज्य को बड़ा करेगी या नए राज्य का प्रवेश करेगी, तो उसको राज्यसभा में उसी हिसाब से सीटों का आवंटन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी की कुछ सीमा अगर उत्तराखंड को दे दी जाए तो यूपी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कम हो जाएंगी, तो उसी हिसाब से संसद जो अनुसूची 4 है उसमें भी परिवर्तन कर सकेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर भाग 1 को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दिया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो ये नोट्स है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।